हो रहा था। तो क्या सरप्राइज था, क्यों फिजिसिस्टों को इनिशियली ये लगा कि इसमें भी रिवाइवल की जरूरत है। लेटर ऑन आइंस्टाइन की यही थ्योरी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों के जहनों में हजारों सालों से बसे कुछ अकायद, कुछ नैरेटिव्स, कुछ आइडियोलॉजीज को जब हम किसी नई चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आसानी से लोग नहीं मानते, काफी रेजिस्टेंस होती है। आपको याद है जब टॉलेमी के यूनिवर्स के मॉडल को कॉपरनिकस ने चैलेंज किया था तो तहलका सा मच गया था। अंग्रेजी में शायद सही कहा गया है, ओल्ड ट्रेडिशंस डाई हार्ड। न्यूटन ने भी जब एरिस्टोटेलियन नैरेटिव को चैलेंज किया था तो लोगों ने पहले पहले उसको मानने से इनकार किया था। 1905 में जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया तो लोगों ने यह कहकर उसको नकारने की कोशिश की कि यह कॉमन सेंस के खिलाफ होता है। दूसरे पहलू में अगर हम बात करें, आइंस्टाइन भी क्वांटम मैकेनिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो भी एक नई चीज की तरह आई थी जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर लेकर आई थी और आइंस्टाइन के जहन में बसे डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को चैलेंज कर रही थी। ऐसा क्या था, क्यों आइंस्टाइन को इत्तेफाक नहीं था क्वांटम मैकेनिक्स से? और गॉड पार्टिकल जिसका हम आजकल जिक्र कर रहे हैं, क्या चीज है गॉड पार्टिकल? और फिजिक्स में कुछ ऐसी ही तब्दीलियों के बारे में आज हम जानेंगे। आज हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर फारूक हुसैन भट्ट साहब से, जिनका एमएससी और एमफिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ है। बाद में उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में कंडेंस्ड मैटर पे पीएचडी किया है। उनका नेट जीआरएफ और गेट भी क्लियर है। उन्होंने 2016 में फिजिक्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर वो आज बहैसियत इंचार्ज डीन काम कर रहे हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पब्लिश की तो बहुत से लोगों को इसमें कुछ फैसिनेटिंग चीजें लगी। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ सरप्राइजिंग पैकेट। बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल ही समझा, खासकर एब्सोल्यूट स्पेस टाइम का जो धचका लगा था न्यूटोनियन मैकेनिक्स को। दूसरी बात यह कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी भी इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट रहेगी। यहां पर भी हमने देखा कि न्यूटोनियन एडिशन ऑफ वेलोसिटीज जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे लागू नहीं हो रहा था। तो क्या सरप्राइज था, क्यों फिजिसिस्टों को इनिशियली ये लगा कि इसमें भी रिवाइवल की जरूरत है। लेटर ऑन आइंस्टाइन की यही थ्योरी फिजिक्स की एक फंडामेंटल थ्योरी बनी। आज हम डॉक्टर साहब से यही जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या हुआ था जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी? क्यों ये एक तरह का वो सरप्राइजिंग पैकेट सा नमूदार हुआ उस टाइप का? सबसे पहले इरफान साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। तो कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि व्हाई इट वाज अ सरप्राइजिंग पैकेट फॉर द पीपल एट दैट टाइम, तो वेल एक्चुअली वी नीड टू गो अ बिट इनटू द हिस्ट्री। सो न्यूटन्स लॉज जो थे, it we can say rule the roost for 300 years unchallenged। कोई ऐसा फिनोमेना नहीं ऑब्जर्व हुआ जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। बट व्हाट हैपेंड देन, इट अकर्ड टू आइंस्टाइन दैट नहीं, इफ वेलोसिटी goes to a higher limit, let's say velocity of light, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, they need to be reformulated। तो दैट्स व्हाट जो 300 साल तक न्यूटन्स लॉज अनचैलेंज्ड, दे केप्ट ऑन, आई मीन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू एक्सेप्ट कि नहीं, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत भी पड़ सकती, जो आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया। एज ही ऑब्जर्व्ड दैट कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी टेंड्स टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये लॉज जो है रीफ्रेम करने पड़ेंगे, बिकॉज along with space then time also becomes relative। बिल्कुल। so this was a key point in that what Einstein जो दो postulates हैं special theory of relativity के। first of postulate is that's actually principle of relativity, जो Galilean principle of relativity था, it was already there in the Newtonian mechanics। however along that is first postulate is all laws of physics are same in all inertial frame of references। To this he added one more postulate, that is velocity of light is constant। यानी कि जो भी ऑब्जर्वर, जितने भी ऑब्जर्वर्स आप रखेंगे डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में, उनके लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, स्पेस एज वेल एज टाइम विल बिकम एब्सोल्यूट एंड नॉट ओनली दे विल बिकम रिलेटिव। तो टाइम एब्सोल्यूट जो था न्यूटोनियन में वो खत्म हो गया, ये रिलेटिव बन गया अलॉन्ग विद स्पेस। So we can say special theory of relativity, or what Einstein proposed, that this special theory of relativity treats space and time on equal footing।
यानी कि दोनों रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। एंड बेसिकली दे फॉर्म space and time, space time four-dimensional continuum, space time continuum, so बिल्कुल। it was a bit difficult for the scientists to accept this thing. How मैं यहाँ एक important बात बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने काम नहीं किया था, पॉइनकेयर, लॉरेंस ने काफी काम किया था इस पे, इवन हरमैन बॉन्डी, एग्जैक्टली। लेकिन शायद उनको ये लगा कि अगर 300 साल जो चीज चली और अगर हम कुछ बोले कहीं हम पेरिया ना हो जाए, आउटकास्ट ना बन जाए, उनके अंदर वो बोल्डनेस थी नहीं। सो इट नीडेड someone like Einstein, genius as well as bold, Genius to as come well out as and bold. say no, sorry Newton, this is what he writes, sorry Newton, whatever you did it was right, but I'm sorry to say that these laws do not work when velocity turns to the velocity of light. Light, fine. तो ऐसा कहा जाएगा कि अगर हम दो ऑब्जर्वर्स, एक ऑब्जर्वर दो चीजों को मार्क करें, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से वो दोनों रेस्ट में होंगे, बट एज कंपेयर टू आइंस्टाइन दे विल बी बोथ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड सेकेंडली, इस बात पर मैं आपका तबसरा चाहता हूं कि मास का जो कंसर्न है, अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसका मास इंक्रीज होता जाता है, ट्राइंग टू रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी। तो एक पोस्टुलेट ये भी है, उसका एक डेरिवेटिव ये भी है कि जिस पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो नहीं है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को टच नहीं कर सकता। इस पर आप थोड़ा सा बोलेंगे सर? एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि व्हाई डज टाइम स्लो डाउन एट हायर स्पीड्स? वेल एक्चुअली लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट कि मास जो है अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मास भी वेरी हो जाता है वेलोसिटी के साथ, जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द रीजन कि वेलोसिटी जो है इतनी ज्यादा नहीं होती, वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो ऑलमोस्ट that mass comes out to be the rest mass, that m is equal to m0 divided by root of 1 minus v square by c square. V is very very less than c. So we neglect that denominator. So m is equal to m0. However, when velocity is almost equal, let's say 0.9 c, तो तब m is not equal to m0, m बढ़ जाता है. That is what we call relativistic mass. But at the same time, we can't, if v becomes c, then m becomes infinite. So that means that a massive body cannot attain the velocity that equal to the velocity of light. Our photon is a particle but with zero rest mass, so it can go with the velocity of light. There is one more particle, neutrino. They both neutrino is for the time being you can say neutrino is massless, लेकिन पार्टिकल फिजिक्स का मानना है, दे बिलीव कि इट हैज मास, दो very negligible. And coming to the time aspect of it, coming to the time aspect of it, so when we say space relative हो जाता है, but as you said that दो inertial frames में दो observers है और एक में आप लाइट सिग्नल ऑन करेंगे तो to both ये it travels with velocity of light, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट एब्सोल्यूट है, c है दोनों फ्रेम्स के लिए। तो एट जो जैसे मैंने बोला, तो ये किस कॉस्ट पे आ जाता है? ये व्हेन बोथ टाइम एज वेल एज स्पेस आपकी रिलेटिव हो जाती है, बिल्कुल। एंड दे फॉर्म एक्चुअली 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। ठीक, बट इफ वी गो टू द व्हेन v इज लेस देन c, t becomes then एब्सोल्यूट। तो फिर वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होल्ड तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम कहेंगे, इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी आता है विद द कंडीशन v इज वेरी वेरी स्मॉलर देन c। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम और स्पीड की एकदम रिलेशन है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बेसिकली इट इज सेड लाइक टिकिंग क्लॉक्स, आई मीन मूविंग क्लॉक्स टिक स्लोली, यानी कि उसमें टाइम डायलेट हो जाता है। तो जो बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी उसके साथ जो घड़ी होगी वो टिक स्लो करेगी, यानी कि उसका टाइम, अगर सपोज हम यहाँ है, हमारे पास दो ट्विंस हैं, एक को हम जमीन पे रखे, एक को स्पेस में भेजे, लेकिन एट अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो व्हाट वी सी व्हेन ही कम्स रिटर्न्स बैक, और इन स्पेस उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो क्लॉक होगी, जो टाइम दिखाएगी, वो स्लो टिक कर रही होगी। हमारा जो हमारे फ्रेम में जितना टाइम पास होगा उसके रेफरेंस फ्रेम में हम देखने वालों को कहेंगे कि वो इस पैराडॉक्स, जिसको हम ट्विन पैराडॉक्स मेथड कहते हैं, उसको जरा आप खुद देख लीजिए कि कितनी अजीब चीज है कि एक ट्विन स्पेस में जाता है,
उसकी उम्र बहुत कम होती है, और दूसरा ट्विन जो धरती पे होता है उसने काफी एज किया होता है। तो दूसरी हाँ, I'll explain this a bit in detail थोड़ा सा why this is called a paradox. Actually अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखेंगे तो आप दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को रखेंगे, तो अगर एक में देखेंगे उसको दिखेगा तो ये इट्स सिमेट्रिकल, उसके लिए भी वही होगा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, दैट इज टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए भी। बट व्हाई देन वी शुड आस्क ए क्वेश्चन कि अगर जमीन पे एक ट्विन है और एक ट्विन स्पेस में है कहीं, तो वो स्पेस वाला जो है अपने रेफरेंस फ्रेम में क्या देख रहा है कि जमीन पे जो है वो मुझसे दूर जा रहा है एट द सेम वेलोसिटी, दैट इज ऑलमोस्ट एट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जब वो वापस आएगा तो उसके लिए भी उसके रेफरेंस फ्रेम में जो जमीन पे बैठा उसका टाइम डायलेशन होना चाहिए, बिल्कुल वही इफेक्ट्स दिखने चाहिए, तो वो भी जब वापस आएगा तो सेम एज के होने, दैट दिस इज व्हाई इट इज पैराडॉक्स। वो नहीं, वो जब वापस आएगा तो वो उम्र में छोटा होगा, इट इज बिकॉज while returning back उनका फ्रेम जो है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं रहे, बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सेलरेटिंग हो जाता है, एज ए रिजल्ट उसके फ्रेम में इसके लिए वो इफेक्ट्स नहीं देते, ये ज्यादा एज करेगा वो कम एज करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर एक्सप्लेनिंग इट इन अ बिट इलॉबरेटिव वे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और मैं खिड़की से देखता हूं तो मेरे देखने से क्या उस इफेक्ट पे असर पड़ता है? अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इन बातों पर गौर करेंगे तो हमको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इमेजिन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एंड यू आर सिंपली ट्राइंग टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन बाय बम्बार्डिंग ए फोटोन ऑन इट, वो भी शॉर्टर वेवलेंथ का। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि आपके देखने से आपने इसको डिस्टर्ब किया और जो चीजें आप आनी चाहिए थी वो सिंपली ट्राइंग टू लोकेट वेयर इट इज, सारी चीजें चेंज हो गई। और दूसरी बात क्वांटम मैकेनिक्स में डॉक्टर साहब आपको पता ही है, श्रोडिंजर्स कैट पैराडॉक्स, आइंस्टाइन की ओर मैं आ रहा हूं वंस अगेन। बोहर और आइंस्टाइन के बीच का जो डिबेट था क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर कि आइंस्टाइन ऑलवेज बिलीव्ड इन डिटरमिनिस्टिक वे, उनका कहना था कि रिजल्ट हमेशा डिटरमिनिस्टिक होना चाहिए, व्हाइल एज बोहर और उसके दूसरे प्रोपोनेंट्स का कहना था कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर हम डिटरमिनिज्म की बात नहीं कर सकते, वी हैव टू रिलाई ऑन प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ रियलिटी। तो क्या था ये चीज? वेल एक्चुअली so it was around 1927 जब we can say कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है इनिशियल स्टेज में थी। तो जो सॉल्वे कॉन्फ्रेंस थी कोपेनहेगन में, ऑल द स्टालवर्ट्स वेयर देयर, तो आइंस्टाइन वाज not actually ready to accept the probability, as you mentioned, probabilistic interpretation of the quantum mechanics. He was believing in the objective realism कि चीजें प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से नहीं होती। डू सपोज दिस इज अ गिलास, मैं इसके नीचे कॉइन रखूं, या तो उसका हेड होगा या टेल होगा, तो आइंस्टाइन वुड से वो तो है, टेल है या हेड है, वी नो दैट, दो व्हेन वी पिक अप द गिलास वी सी दैट। सो व्हाट बोहर सेड, वी डोंट नो, we only come to know the state of a quantum mechanical system when we observe it. That's what is called collapsing of the wave. Before observation, before the measurement, हम देखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट में can have infinite number of possibilities. But when we observe it, do the measurement, wave function collapses into a particular state जो हमें मिलती है। बिल्कुल। But Einstein would say, I understand this all. जिसपे उन्होंने कहा था कि आई डोंट बिलीव गॉड डज प्ले डाइस विद द कॉस्मोस, तो वो इस बात से कि नहीं, जो थिंग्स एज यू मेंशन को डिटरमिनिस्टिक वे में हम मेजर करने, दो देयर मे बी सम हिडन वेरिएबल्स, बिल्कुल, जिस पर उन्होंने काम भी किया, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो बाद में एक्चुअली 1964 में, आई थिंक 1964 में बेल ने बेल्स इनइक्वालिटी, उसने वो इनइक्वालिटी इसीलिए दी थी कि टू एक्चुअली प्रूव आइंस्टाइन्स पॉइंट, बट वो वायलेट हो गई, जिसकी वजह से ये बोहर का जो व्यू पॉइंट था, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, वही सही ठहरी कि व्हेन वी ऑब्जर्व द थिंग्स ओनली देन वी कम टू नो कि रियलिटी क्या है, बहुत अच्छी। इवन दो आइंस्टाइन, रोजन और पोडोल्स्की ने एक पेपर भी तैयार किया था, EPR, उसमें उन्होंने काफी कोशिश की थी कि उन्हें हिडन वेरिएबल थ्योरीज पे काम किया जाए और इन चीजों को उजागर किया जाए। खैर क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ती गई और आज भी हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है वो शायद हमारी मजबूरी बन गई है, उसको उसी तरह इंटरप्रेट करने की जरूरत है। उसको बेसिकली दिस इज, वी शुड एक्सेप्ट दैट दिस इज हाउ नेचर बिहेव्स, वही जो आपने कहा कि read, and I'll actually advise the students
to read the double slit experiment. डबल स्लिट खासकर एक्सपेरिमेंट। फिनमैन लेक्चर्स 3rd वॉल्यूम में वो बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं वहाँ। सो जब हम एक फोटोन को या इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट के थ्रू पास करें, सो इट बिहेव्स लाइक ए वेव, दोनों स्लिट सब ओपन हो, बट एज सुन एज यू वांट टू लोकेट इट, It behaves. it does not depict the diffraction pattern or wave behavior. So that means कि अगर हम कोशिश करें इसको लोकेट करने, इसका एक एस्पेक्ट एग्जैक्टली मेरी पोजीशन, तो इसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इन्फिनिट, बिल्कुल। और अगर आप थोड़ा मुझे इजाजत देंगे, इस पे वो जॉन व्हीलर ने भी इसकी एक फिलोसॉफिकल डायमेंशन दी थी कि अगर एक स्लिट को ओपन रखे, लाइट वहां से पास होती है, स्लिट बी को क्लोज रखे, इट विल स्ट्राइक एट अ पॉइंट, फिर दूसरे स्लिट को ओपन रखे, स्लिट 1 को क्लोज करे, तो ये बिल्कुल स्पेक्ट्रम के नीचे, स्क्रीन के नीचे स्ट्राइक करेगा। लेकिन जब दोनों स्लिट्स ओपन रखेंगे, हाउ डज दीज फोटॉन्स नो बोथ द स्लिट्स आर ओपन? वी आर नॉट सपोज टू स्ट्राइक एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, हमें जाके बीच में इंटरफियर करना था। उन्होंने थोड़ा सा वो कॉन्शियस थ्योरी ऑफ लाइट का भी उस पे जिक्र किया था। This is actually how nature at quantum mechanical level behaves. And maybe there are, I'd like to point it out here, कि besides साइंस में आज भी बहुत सारे क्रिटिक हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स को अभी भी इनकम्प्लीट कहते हैं। Then there are many other interpretations, quantum mechanical interpretations of I mean that have been proposed, like we have many world interpretations, बिल्कुल, pilot theory, तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन बना। Maybe till now I think अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट हुआ चाइना में जहां उन्होंने ये प्रूव करा कि बोहर इज राइट, सो दैट सम नेचर बिहेव्स इन अ कोपन इंटरप्रिटेशन वे। बिल्कुल उसी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने उन लोगों के लिए भी इन चीजों को समझाने के लिए काफी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, जिनका फिजिक्स से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के लिए ऐसे प्रोग्राम तैयार करें ताकि उनका इंटरेस्ट इन चीजों की ओर बढ़े। तो डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन की ओर मैं आना चाहूंगा। गॉड पार्टिकल, अगरचे ये मिसनोमर है, इसका फिजिक्स, इसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम हिग्स पार्टिकल की बात कर रहे हैं। उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए शायद बताई जाती है क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ हिग्स फील्ड पार्टिकल्स अचीव मास जनरेशन बिल्कुल बाय इंटरैक्टिंग। बिल्कुल। तो मुझे मेरी खुद इससे थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल खुद भी हूँ इस टर्मिनोलॉजी से कि गॉड पार्टिकल, आई मीन देयर इज नथिंग लाइक गॉड पार्टिकल। मे बी इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि लियोन लैंडरमैन की बुक थी, उसने असल में इसका नाम रखा था गॉड डैम पार्टिकल, लेकिन पब्लिशर ने उस नाम को छोटा करके गॉड पार्टिकल रखा, तो फिर यही चीज चली। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट कि जितने भी आई मीन पार्टिकल्स हैं वो हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट मास जनरेट होता है, एक्सेप्ट फोटॉन डज नॉट इंटरेक्ट विद हिग्स फील्ड, देयरफॉर इट इज मासलेस। बिल्कुल सर। So what happened कि maybe one may ask a question कि हिग्स फील्ड जब बिग बैंग हुआ था, like other particle, first of all within few microseconds maybe it was like a soup, लेकिन जो एक्सपेंशन होता गया तो बाउंड स्टेट्स बनती गई, तो पहले फेज में क्यों नहीं हुआ? आई मीन नेचर में भी, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, नेचर बिहेव्स लाइक दिस कि जब जरूरत थी मास जनरेशन की, हिग्स फील्ड वाज स्विच्ड ऑन, नाउ यू हैव टू इंटरैक्ट विद अदर पार्टिकल्स सो दैट दे कैन अचीव द मास। तो इन वीक ऑन्स या जो वीक इंटरेक्शंस न्यूक्लियस के अंदर होती है उसको समझाने के लिए भी शायद इस एक्चुअली ये हिग्स फील्ड के साथ, जैसे द वे वी नो द इंटरेक्शंस लाइक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। ये एक्चुअली मास जनरेशन इंटरेक्शन स्केल, जैसे इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियन, तो इसको फर्मियन युकावा इंटरेक्शन बोलते हैं। बिल्कुल। वीक इंटरेक्शन का जो है आपका, जो उसमें इंटरमीडिएट पार्टिकल्स है, इनको इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन W+- Z0, जिसपे शायद डॉक्टर सलाम का काम था। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। तो वो जब मास ऑब्टेन करते दैट्स थ्रू द स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। बिल्कुल। सो एग्जैक्टली स्पीकिंग ये 4 इंटरेक्शन में कोई इंटरेक्शन नहीं, दिस जस्ट मास जनरेशन। बिल्कुल। अब तक का ये जो हमने बात की ये काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग रही। सर, इस इंटरेस्ट को और बढ़ाते हुए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा।
आजकल ये बज़वर्ड सा बन गया है क्वांटम एंटेंगलमेंट, और लोग इसको तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सर आप हमें बताइए आसान लफ्जों में क्या है ये क्वांटम एंटेंगलमेंट। इवन आइंस्टाइन वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस स्पूकी टाइप ऑफ डेफिनेशन। क्या ये रियल चीज है या सिंपली एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है? Okay, let's again go into the historical debate of between Einstein and Bohr. बिल्कुल सर। So while arguing in favor of the this objective realism, Einstein proposed that कि जो इसको हम EPR experiment भी बोलते हैं, Einstein Podolsky Rosen experiment, कि अगर एक let's say एक particle rest पे हम रखेंगे, वो decay होता है, दो photons या दो particles निकले, एक इस direction में एक इस direction में। तो what quantum mechanics tells us that कि अगर हम एक के साथ कुछ छेड़खानी करें, दूसरा particle comes to know कि उसके साथ छेड़खानी। So this Einstein said doesn't matter कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस। Einstein actually argued against it because this goes as per him, this goes against the special theory of relativity. This is what he called spooky action at a distance, कि इतनी इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकती कि इसके साथ आप कुछ छेड़खानी करें, इस पार्टिकल को पता चलेगा, इसके साथ हम कुछ मेजरमेंट करें तो एग्जैक्टली वो ये पार्टिकल उसी स्टेज में आ जाए, बिल्कुल उसको पता चल जाएगा कि ये यहाँ क्या हो। या सपोज मैं इसको आसान लफ्जों में ऐसे समझाता हूँ, दो दोस्त ए एंड बी लेट्स से, तो दे आर फार अपार्ट, तो एक के पास सपोज वी कीप एन एप्पल ऑफ रेड कलर, दूसरे के पास ग्रीन। सो व्हेन दिस इज व्हाट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड क्वांटम एंटेंगलमेंट, कि एक जब देखेगा कि मेरे पास रेड है तो उसको पता चल जाएगा कि दूसरे के पास ग्रीन है। अच्छा, सो ये why this is Einstein said spooky action at a distance, because क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकती, क्योंकि as per special theory of relativity the limit highest limit to the velocity velocity of light। तो अगर लेट्स से दे आर बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट, तो कुछ टाइम तो लगना चाहिए इस सिग्नल को ट्रांसमिट होने सो व्हाट एक्चुअली आई मीन लेट्स नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट। दिस इज एक्चुअली वी कॉल इट कोरिलेशन। यहाँ फिजिकली कोई इंफॉर्मेशन उनके बीच में ट्रांसमिट नहीं होती है। दिस इज द नेचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड, कि एक पार्टिकल के साथ आप कुछ करें, दूसरा विल कम बिकॉज दे आर कोरिलेटेड। उनका नेचर है ये, दे आर कोरिलेटेड। दिस इज व्हाट वी कॉल क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंड ये आजकल जो हमारे पास आजकल क्वांटम कंप्यूटर पे काम हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटेशन पे काफी काम हो रहा है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे काम हो रहा है, जो एक सेफ ट्रांसमिशन होगा इंफॉर्मेशन का। तो ये उसमें क्वांटम कंप्यूटेशन या क्वांटम कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल जो जिस प्रॉपर्टी पे एक्सप्लॉइट करता है, दैट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आज की ये इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही, और हम इंशाल्लाह आगे भी डॉक्टर साहब से मिलेंगे इसी तरह के फिजिक्स रिलेटेड के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर।